नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की यात्रा आज कश्मीर में जाकर संपन्न हो गई और इस दौरान उन्होंने रैली में बीजेपी और संघ परिवार पर जमकर हमला बोला और इसके साथ ही ये संकेत स्पष्ट कर दिए कि यात्रा भले संपन्न हो गई हो, लेकिन बीजेपी और संघ परिवार के खिलाफ उनका ये युद्ध जारी रहेगा। ये जब यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, उस समय ये लग रहा था कि किस तरीके से यात्रा को रिस्पॉन्स मिलेगा, यात्रा क्या पूरी तरीके से चल पाएगी। काफ़ी कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे, कई बार बयान, कई बार पिक्चर्स, वो तमाम सुर्खियां बनती रहीं, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। लेकिन ये यात्रा एक बात में तो पूरी तरीके से सफल रही कि राहुल गांधी इस दौरान पूरी तरह न सिर्फ चर्चा में रहे, बल्कि विपक्ष का जो पूरा नैरेटिव था, जो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का जो पूरा नैरेटिव था या विपक्ष का जो पूरा केंद्र थे, उसमें वो आने में काफी हद तक कामयाब रहे। अब आज जब उनकी यात्रा संपन्न हो गई है तो इस पर बात करना जरूरी है कि आखिर इस यात्रा से कांग्रेस को, राहुल गांधी को हासिल क्या हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ जो आरोप है राहुल गांधी का कि इस समय देश में नफरत की फसल बोई जा रही है, भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। तो ये तो इसका मूल उद्देश्य था, लेकिन जो राजनीतिक उद्देश्य जो इसमें निहितार्थ था वो स्वाभाविक रूप से यह था कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस या यूं कहें कि विपक्ष के नेता के तौर पर केंद्र में लाया जाए, क्योंकि यूपीए की सरकार 2 साल 2 बार सत्ता में रहने के बाद 10 साल तक राहुल गांधी की तूती बोलती थी। भले ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों, लेकिन अपने सरकार के फैसलों को बदलवाने का सामर्थ्य उनमें दिखाई पड़ता था और वो जो चाहते थे वो कर लेते थे। लेकिन जब पार्टी की हार 2014 के चुनाव में हुई तो नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का उभार हुआ, उस आंधी में सब उड़ गए और कांग्रेस जो अपने न्यूनतम प्रदर्शन के लिए गई, उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को ही माना गया। इसके बाद 2019 में भी जब हार हुई और कांग्रेस जब कुछ नहीं कर पाई तो राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर भी सवाल मुखर होने लग गए। सवाल पहले भी उठते थे, लेकिन सवाल मुखर होने लग गए। इस दौरान पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष नहीं बनेगा, राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष की कमान छोड़ दी। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को उस दिन नहीं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं, ऐसा पार्टी का दावा है और चुनाव कराते वो दिखाई भी दिए गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी फिलहाल पूरी तरीके से राहुल गांधी को एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के समक्ष रिलॉन्च करने में पूरी तरीके से जुटी दिखाई पड़ी। राहुल गांधी इस दौरान लगातार चलते रहे, कभी ना कभी, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी लंबी यात्रा हाल फिलहाल में किसी ने किसी बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व के लिहाज से नहीं देखी गई जो की हो। तो राहुल गांधी इस यात्रा में तमाम वजहों से चर्चा में, कभी वो इस वजह से चर्चा पे रहते थे कि इतनी सर्दी पड़ रही है, बाकी लोग कोट पहने हुए हैं, मफलर पहने हुए हैं, ये देखिए बंदा सिर्फ एक सफेद टी शर्ट में जा रहा है। तो कभी कुछ लोग सफेद टी शर्ट के नीचे वो क्या पहने हुए इसको लेकर बटन होल्डिंग करने लग जाते थे। लेकिन ये सच है कि राहुल गांधी को एक गंभीर नेता के तौर पर जो राजनीति में पूरी तरीके से पार्ट टाइम नहीं है, ये यात्रा उनको स्थापित करने में काफी हद तक सफल रही, क्योंकि लंबे समय से राहुल गांधी की छवि ऐसी रही है कि वो कोई भी चीज मन लगाकर नहीं कर पाते हैं, रिलक्टेंट रहते हैं। कई बार बहुत अन्यमनस्क से राजकुमार वाली जो एक छवि है वो अभी भी उनकी नहीं हट पा रही थी। तो इस यात्रा के बाद निश्चित तौर पर ये तमगा तो उनसे हट जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि वो बीच में यात्रा के दौरान कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इसको लेकर भी चर्चा होती रही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी परिवार पर तो हमला बोला ही बोला, इस दौरान पूरी तरीके से वो मीडिया पर भी काफी हमलावर रहे, उनके लोग भी मीडिया पर हमलावर रहे और यही कहते रहे कि डरो मत, हमें आप दिखाइए। मतलब उनकी ये शिकायत थी कि उनको दिखाया नहीं जा रहा है। हालांकि
वो किस अनुपात में दिखाए जाने की बात कर रहे थे, इस पर मेरा जरूर मतभेद हो सकता है, क्योंकि लगातार जब यात्रा चल रही और वो चर्चा में है, निश्चित तौर पर डिजिटल स्पेस पहुंच रहा। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात रही है, राहुल गांधी पर जो गाहे बगाहे लोग सवाल खड़ा किया करते थे, योगेंद्र यादव जैसे लोग, वो लोग किस तरीके से राहुल गांधी के साथ चलने के लिए आतुर नजर आए, साथ तो जाने दीजिए पीछे चलने को आतुर नजर आए। और पहली बार जब इस तरीके का कोई माहौल राजनीतिक बन रहा था, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन का जो माहौल बना वो राजनीतिक दलों की तरफ से उसका समर्थन था, लेकिन वो गैर राजनीतिक आंदोलन कथित तौर पर था। पर किसी राजनीतिक पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद चलाया हो, ऐसा नहीं था। तो उसमें तमाम लोग जुड़े, खासतौर से वामपंथी विचारधारा के लोगों का पूरी तरीके से इसको समर्थन रहा, और वो गाहे बगाहे जुड़ते भी रहे, तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी जुड़ते रहे। तो जो सवाल था कि आखिर इससे हासिल क्या हुआ, तो हासिल एक चीज तो हुई है कि जो ऐसे लोग जो सत्ता, खासतौर से नरेंद्र मोदी के आने के बाद में या बीजेपी के केंद्रीय सत्ता में आने के बाद कोई राजनीतिक ठीहा ढूंढ रहे थे, ठीहा मतलब कोई एक राजनीतिक छत ढूंढ रहे थे जहां से वो अपनी दुकान, शायद ये शब्द थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन दुकान में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको राजनीति भी खुलकर उस तरीके से नहीं करनी है, उनकी अपनी राजनीतिक कोई ताकत नहीं है, लेकिन ऐसा ये लोग साबित करते चले आ रहे थे कि जैसे देश यही लोग चला रहे हैं। तो जो लोग देश चलाने का दावा करते थे वो राहुल गांधी के साथ चलकर अपनी राजनीति चलाने के लिए संघर्ष करते नजर आए और दिख भी गए। तो एक सफलता तो राहुल गांधी की रही कि ऐसे सारे लोगों को, जो लोग उन्हीं पर सवाल उठाया करते थे, वो सारे लोग उनके साथ में चलने को तैयार हुए। एक नाम मैंने आपको बताया, ऐसे तमाम नाम जुड़े हैं, प्रशांत भूषण भी आए हैं और तमाम, मैंने जैसे कहा कि वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए ज्यादा लोग आए थे। बाकी अब सबसे बड़ा सवाल है क्या विपक्ष के, कांग्रेस के अंदर तो अब राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा कोई नेता होगा, प्रियंका गांधी या कोई अन्य नेतृत्व खड़ा होगा, ये सारी चीजें तो उन्होंने खत्म कर दी हैं इस चुनाव में, जिस तरीके से नतीजा आया, और अब जिस तरीके से वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद बढ़ा चुके हैं, ये तो उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन क्या विपक्ष में एंटी मोदी न्यूक्लियस के तौर पे वो अपने आप को स्थापित कर पाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अभी आज संपन्न होने के बाद ये कहा जा सकता है कि अभी वो पूरी तरीके से वहां पर तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उसके लिए इस यात्रा के खत्म होने के बाद दूसरी राजनीतिक यात्रा का रास्ता या मार्ग जरूर तैयार हो गया है कि जिस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का भी दर्जा नहीं मिल पा रहा था, वो वाकई मुख्य विपक्ष बन पाएगी। इस दिशा में चूंकि कांग्रेस जैसा संगठन किसी भी क्षेत्रीय दल के पास नहीं है, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी इस मामले में कामयाब होते दिखाई देते। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब चेहरों के सर्वेक्षण आते हैं, हाल ही कई सर्वेक्षण आए, उसमें राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से भी पीछे नजर आते हैं। तेलंगाना से केसीआर अपने आप को बहुत तेजी से राष्ट्रीय पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक नाम है, नीतीश कुमार हैं, इस तरीके के तमाम नाम आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल होने के बाद भी राहुल गांधी आखिर वो विपक्ष के न्यूक्लियस में, केंद्र में क्यों नहीं आ पा रहे, ये जरूर सोचने वाली बात है। तो जब आज यात्रा का समापन उन्होंने किया तो एक लंबी लाइन खींचने की जरूर कोशिश की कि संघ और बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा हमलावर कौन है, और इसके लिए उन्होंने, जैसा मैंने शुरुआत में आपको कहा कि टी शर्ट सफेद में पहनकर आया था, लाल करने को तैयार था इस देश में भाईचारे के लिए और मोहब्बत के लिए, ऐसा उन्होंने कहा, और अपने परिवार की शहादत को भी याद दिलाया और कांग्रेस को बीजेपी को चुनौती दी कांग्रेस की तरफ से। क्या उन्होंने कोई हिंसा नहीं देखी, उन्होंने बीजेपी के नेताओं का नाम लिया और जो अपनी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जो उनके पिता थे, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई, उसकी शहादत को आगे लेकर कहा कि ये किसी ने नहीं किया, और साथ ही यह भी कहा कि किसी भी बीजेपी और आरएसएस के नेता ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की, मैं चुनौती देकर कह सकता हूं। तो जब ये चुनौती वो बीजेपी और आरएसएस को देते हैं तो दूसरे दलों के सामने भी ये बड़ी लकीर खिंच जाती है कि इस तरीके का आंदोलन किसने खड़ा किया। तो अब ये देखना होगा कि इस यात्रा का तो समापन हो गया, अब अगला स्टेप क्या होगा राहुल गांधी का, क्योंकि देखिए राजनीति में निरंतरता सबसे आवश्यक है। तो ये निरंतरता इस यात्रा में तो रही है, लेकिन राहुल की आगे की अगर राजनीतिक यात्रा निर्बाध रूप से जारी रहती है तो ही शायद वो विपक्ष की राजनीति के केंद्र में आ पाएंगे। लेकिन अभी पार्टी में उन्होंने अपना वर्चस्व, अपनी भूमिका पूरी तरीके से निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर ली है, लेकिन अभी विपक्ष के नेता बनने के लिए उनका सफर जारी रहेगा।